पढ़ाई के साथ साथ हमारी आर्थिक व्यवस्था भी, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो वो भी हालात देखा कि एक कमरे में हम इलाहाबाद आए तो एक कमरे में हम 6 लोग रहते थे। तो उन सारे हालात को जो देखा, उसका मुझे लगता है बहुत बड़ा माइंड में अभी भी ये फ़ायदा है कि जब भी उस तरह का मरीज आता है तो ये होता है कि नहीं यार, इसकी मदद हो। कभी हाई स्कूल इंटर तक हमें कभी ट्यूशन कोचिंग नहीं मिल पाया, क्योंकि पिताजी के पास उतने संसाधन नहीं थे और वो क्लर्क थे हिंदी डिपार्टमेंट में। बड़ी मुश्किल से घर की गृहस्थी चलती थी और मैं टीन के कमरे में रह कर के MBBS किया। और न जाने कितने मित्र मेरे जब MBBS के दौरान आते थे मेरे घर, तो दोबारा मेरे घर नहीं आते थे, क्योंकि उनको मेरा घर टीन वाला दिखता था, तो वो दोबारा मुझसे मित्रता। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। आज इस आधुनिक युग में चिकित्सा व्यवस्था इतनी महंगी हो चुकी है कि यदि आपके घर का कोई सदस्य बीमार हो जाता है और भूल से भी आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने घर के सदस्य का इलाज कराने के लिए ले जाते हैं, तो ये गारंटी नहीं है कि आपके घर के सदस्य की जान बचेगी या नहीं बचेगी, लेकिन आपकी खेत या हो सकता है जेवर आपके घर के बिक जाएंगे। लेकिन आज आप लोगों को एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाएंगे, गरीबों के प्रति इनके मन में जो दया है और जो भाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि ये गरीबों का निःशुल्क इलाज करते हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और कानपुर रोड पर नारायण स्वरूप हॉस्पिटल है, उसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजीव सिंह। हमें जानकारी मिली तो हमने इनका कीमती समय मांगा, क्योंकि समय ही नहीं है इनके पास मरीजों को देखने के अलावा। तो आज हमको थोड़ा सा वक्त मिला है, इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि जहां इस आधुनिक युग में, भौतिक युग में बड़े बड़े हॉस्पिटल हों या छोटे से छोटे डॉक्टर हों, जिनका केवल एक उद्देश्य है मरीजों से पैसे कमाना, तो इनके मन में आखिर ऐसी कौन सी भावना जग गई कि गरीबों के प्रति इनके अंदर जो दया दिखाई देती है, मुफ्त में इलाज करते हैं और जिसका लाभ गरीबों को मिलता है। डॉक्टर साहब, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नारायण स्वरूप धन्यवाद देंगे कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नहीं, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप एक इतने अच्छे पॉजिटिव विचारधारा के साथ समाज में आप जागरूकता फैला रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके मन में कैसे गरीबों के प्रति दया भावना जगी? आज तो केवल डॉक्टर हों या कोई बड़ी बड़ी जो दवा की कंपनियां हैं, उनका मूल उद्देश्य केवल पैसा कमाना है, लोगों को लूटना है। आपके अंदर दया कहाँ से आ गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि ये विचारधारा आपकी बिल्कुल ही सही नहीं है। और यदि आपकी विचारधारा बन गई है तो आप कुछ दिन कुछ समय मेरे अक्सर आपने भी न्यूज में देखा होगा, कभी कभी मरीज मर जाता है और पैसा न होने के कारण उसकी लाश को नहीं दिया जाता। ये हमारी विचारधारा नहीं, जो हम देखते हैं वही आपसे पूछ रहे हैं। जो आप बातें कह रहे हैं ये शायद 1%, 2% या 5% होता होगा। 95% ऐसा समाज में नहीं है, ऐसा हॉस्पिटल में नहीं है। और जो आप ये बातें कह रहे हैं वो निश्चित रूप से, अगर यदि आपके मन में यह विचारधारा पनप गई है तो मैं कहना चाहूँगा कि आप कुछ दिन कुछ समय अस्पताल में गुजारें। पत्रकार समाज का आईना है, जो दिखाई देता है वही बोलता है। नहीं, बिल्कुल, और वो सच दिखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सच दिखाएंगे निश्चित रूप से, तो निश्चित रूप से समाज को बहुत बड़ा भला होगा। लेकिन आप शायद सिर्फ 5% देख रहे हैं, 95% आप हकीकत नहीं देख रहे हैं। यदि आप 95% हकीकत देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, चिकित्सा व्यवसाय तो सबसे अच्छा व्यवसाय है। और आज भारत देश में, अपने उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छे हालत में प्राइवेट सेक्टर से लेकर सरकारी सेक्टर में काम हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे हालात में। और ये भी आपको बताऊं कि भारत देश में दुनिया में सबसे सस्ता इलाज यहाँ होता है। पूरी दुनिया में जो चिकित्सा, आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, ये जो आपकी भ्रांति है, क्योंकि आपने एक ऐसा विषय छेड़ दिया है कि अगर उस विषय के तहत मैं कहूं कि अमेरिका में नॉर्मल डिलीवरी 3 लाख रुपए में होता है और इस देश में डिलीवरी कराने का पैसा मिलता है 1400 रुपये। 1 मिनट, और यहीं पे अमेरिका की यदि बात कर रहे हैं तो वहाँ की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। आज आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा देश दुनिया में अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे है। लेकिन अगर आप उस मुद्दे पे जाएंगे तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी ज़्यादा है कंपेयर टू अमेरिका। हमारे देश में, सर एक मिनट माफ़ी चाहता हूँ, हमारे देश के 80 करोड़ नागरिक 5 किलो राशन, सरकारी राशन पर जी रहे हैं। ऐसा हम नहीं, केंद्र सरकार का दावा है।
आप इस जिस मुद्दे की बात आप करें, आज हर क्षेत्र में भारत प्रगति किया है, कर रहा है हर क्षेत्र में। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत आगे है। उत्तर प्रदेश में अकेले भाई साहब हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, हर जिले में, और लगभग 55 मेडिकल कॉलेज आज हो चुके हैं। आज यहाँ का डॉक्टर वो अमेरिका, इंग्लैंड से लेकर के यहाँ तक कि जो सऊदी अरब, जो हमारी ये मिडिल ईस्ट कंट्री है, वहाँ के 50% डॉक्टर आज इंडियन है। चिकित्सा क्षेत्र में आज हम बहुत आगे हैं। चिकित्सा, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय हम 9% लोग सिर्फ पढ़े लिखे थे, और आज 78% लोग पढ़े लिखे हैं, और पूरे दुनिया में हमारा डंका बजता है। आज आप चाहे किसी भी, चाहे वो गूगल का हो, चाहे वो आपका किसी भी पार्ट का, उसका सीईओ जो है, वर्ल्ड बैंक का सीईओ जो है वो इंडियन है, गूगल का सीईओ इंडियन है, और यहाँ तक तो जाने दो भाई साहब, आज आपके इंग्लैंड का जो पीएम है वो हमारा भारतीय है। तो नासा में भी जो वैज्ञानिक हैं वो भी इंडियन है। तब भाई साहब आप सोच लें कि तो कितना सर एक मिनट, एक सवाल उठता है, हमारे देश के नागरिक पढ़ लिख कर विदेश में वैज्ञानिक बन चुके हैं, यहाँ पे अवसर उनको अगर मिला होता तो क्या वो देश की सेवा नहीं करते? फिलहाल माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, लेकिन चूंकि वो विचारधारा यहाँ से शुरू हुई और यहाँ मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आज यहाँ हर क्षेत्र में, माना कि सरकारी नौकरी सिर्फ 5% है, सबको सरकारी नौकरी में रखा ही नहीं जा सकता भाई साहब, इसीलिए तो प्राइवेट सेक्टर इतना ग्रो कर रहा है। बट प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी बात होती है वो कार्यशैली, लोग काम करते हैं। आप 5 बजे भी एक डॉक्टर से बात करें, जो सरकारी सिस्टम में नहीं मिलेगा। 5 बजे भी डॉक्टर यहाँ पे मरीज देख रहा है, मेहनत कर रहा है, वो डबल मेहनत करता है भाई साहब हर विभाग में, जो भी प्राइवेट सेक्टर का है, और उसी से देश चलता है। भी आपको बताऊं, क्योंकि जीडीपी जो है वो जो टैक्स देता है वो प्राइवेट सेक्टर देता है, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं देता। तो बहुत बड़ा योगदान है भाई साहब। दूसरी बात, अब हर क्षेत्र में, चूंकि आपने प्रगति मुद्दे से भटक रहे हैं, आप मुद्दे पर हैं। पिएंगे सर, ये बताइए कि आपके द्वारा गरीबों को किस तरह से लाभ मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, यहाँ की जो बातें कह रहे हैं भाई साहब, तो उसमें बिल्कुल साफ है कि मैं, देखिए भाई साहब, गांव से पढ़ा लिखा हूँ, और गांव से मेरा परिवेश रहा। कक्षा 8 तक मैंने गांव में पढ़ा, और मैंने सारी वो जीवन देखा। और उसके साथ हम लोग उस युग में थे जब हमें 3 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था पढ़ने, तो उस पढ़ाई की भी समस्या को देखा। उस समय पढ़ाई के साथ साथ हमारी आर्थिक व्यवस्था भी, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो वो भी हालात देखा कि एक कमरे में, हम इलाहाबाद आए तो एक कमरे में हम 6 लोग रहते थे। तो उन सारे हालात को जो देखा, उसका मुझे लगता है बहुत बड़ा माइंड में अभी भी ये फ़ायदा है कि जब भी उस तरह का मरीज आता है तो ये होता है कि नहीं यार, इसकी मदद होनी चाहिए। तो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन मुझे पता होती है, पहला। दूसरा, डॉक्टर पहचानते कैसे हैं? वो तो कई लोग तो झूठ भी बोलते हैं। 90% पता चल जाता है उसके चाल से, उसकी बात से, उसके कपड़े से। 10% लोग तो भाई साहब ऐसे हैं कि वो तो पूछिए ना, वो तो आयुष्मान कार्ड भी गले में मोटी सी चेन कार से आएंगे, वो आयुष्मान कार्ड उन्होंने बनवा रखा है, जो सरकार ने बीपीएल योजना के तहत, बीपीएल के तहत बिल्कुल निःशुल्क इलाज की योजना चला रहे, जो दुनिया में सबसे अच्छी योजना है चिकित्सा के लिए अगर बात किया जाए तो। वो अलग बात है 10%, लेकिन पता चल जाता है भाई साहब। उसी के तहत यह भी विचारधारा रहती है कि हम लोग, जो हमने सीखा, दूरबीन से अधिकतर ऑपरेशन, जो पहले पेट के अधिकतर ऑपरेशन चीरे से किए जाते थे, वो हम लोग 90% ऑपरेशन दूरबीन से करते हैं। उन ऑपरेशन चूँकि महंगे पड़ते थे, तो वो कॉमन पब्लिक तक कैसे पहुँचे? खेत में काम करने वाली कोई महिला है, उसको बच्चेदानी की बीमारी है, अगर उसका पेट खोल करके बड़ा ऑपरेशन होगा तो वो फिर 10 दिन अस्पताल में रहेगी, 2 महीना घर पे रहेगी, और आगे भी काम करने लायक फिट नहीं होगी। हम लोगों ने वहाँ पे दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन सीखा, और उसको उनके बजट इतना सस्ता किया कि वो उनके बजट में आ गया। जो ऑपरेशन अगर हम दिल्ली लखनऊ की बात करें तो जो 80-90 हज़ार 1 लाख में होता है, जो अगर प्रयाग के कुछ हॉस्पिटल में बात करें तो 50-60 हज़ार में, वो हम लोगों ने यहाँ पे 20 से 25 हज़ार में किया। यहाँ तक कि पहले 10 से 15 हज़ार रुपये में वो सर्जरी को किया, और वो उनके बजट में किया। सर्जरी की अगले दिन वो छुट्टी हो गई, और 7वें दिन वो सारे काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ था। उसके साथ जो भी गरीब आते हैं, पता चलता है भाई साहब कि ये विचारधारा बिल्कुल रहती है कि हर वर्ग, समाज के हर वर्ग को इलाज मिले। तो उसके तहत एक और भी चीज़ हम लोगों ने किया कि हर मंगलवार को जितने भी जिसे बार बार आना पड़ता है, या पुरानी बीमारी के मरीज हैं, या वो गरीब हैं, वो हमारी फीस नहीं दे सकते, हमने एक दिन पूरा उनको कर दिया। उस दिन पूरा परामर्श ही जो है वो निःशुल्क रहता है। मैं हस्बैंड वाइफ दोनों लगभग कम से कम
250 से 300 मरीज हम लोग मंगलवार को पिछले 17 सालों से लगातार फ्री देखते हैं भाई साहब। और उसके साथ उनको दवा में भी कंसेशन होता है, जांच में भी कंसेशन होता है, हॉस्पिटल में भी होता है। तो जो जिन मरीजों को आप फ्री में देखते हैं तो उनके जो परिजन हैं कहीं ना कहीं तो आपको आशीर्वाद देते होंगे, उसका लाभ कुछ आपको समझ में आया कभी? भाई साहब आशीर्वाद तो निश्चित रूप से बहुत है, उसके साथ प्रभु की कृपा भी बहुत है कि आज भाई साहब एक हम लोग किराए की बिल्डिंग से अपने हॉस्पिटल को शुरू किए थे और आज प्रयागराज मंडल में सभी सुविधाओं से युक्त एक हॉस्पिटल है जो सारे मानक को पूरा करता है। आपने हॉस्पिटल में घुसे होंगे, आपने देखा होगा, और आज सारे डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में हैं, सारे मल्टी स्पेशलिटी के साथ सारे सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं। एम्स की डॉक्टर यहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, KGMC के डॉक्टर यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, SGPGI के डॉक्टर यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट हैं, दिल्ली से वेल क्वालिफाइड डॉक्टर टाटा मेमोरियल के डॉक्टर यहाँ पे आज कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। तो सारी स्पेशलिटी आज हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं भाई साहब। तो निश्चित रूप से प्रभु की कृपा बहुत है और उन मरीजों का आशीर्वाद बहुत है, उनका अपनापन बहुत है। हमने सुना है कि स्टूडेंट लाइफ से लेकर डॉक्टर बनने तक आपने अथाह संघर्ष किया है। भाई साहब मैं ये मानता हूँ कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। नहीं सर, और संघर्ष अलग होता है, मेहनत तो ठीक है सभी करते हैं। भाई साहब बिल्कुल संघर्ष, पढ़ाई का संघर्ष, उस रिवर्स कंडीशन में सर्वाइवल का कि भाई हम जब एडमिशन हुआ तो पता चला क्लास में हम किताबें भी खरीदने को पैसे नहीं हुआ करते थे। मैं सर्जन हूँ और MS के दौरान मतलब MBBS के दौरान मैं वो इतनी महंगी इंग्लिश में किताबें होती थी, इंग्लिश राइटर की होती थी कि हमसे ख़रीद नहीं पाते थे, तो हम उसे फ़ोटो कॉपी कराते थे। मित्रों से किताब लिया, फ़ोटो कॉपी कराई, उस फोटो कॉपी से पढ़ा और उससे सर्जन बने। तो मुझे लगता है कि संघर्ष एक, बल्कि यूँ कहें कि हाँ, हम अगर यदि ये विचारधारा बनाएं कि हमको ये करना है, पॉजिटिव मन से करना, अच्छे मन से करना है और हमें ये परिवर्तन लाना है, तो उसे संघर्ष ना करके मेहनत कह सकते हैं। जीवन में संघर्ष तो देखिए सबको है, संघर्ष सभी करते हैं, लेकिन सर अभाव में अगर स्ट्रगल करना हो तो बड़ी बात होती है। देखिए भाई साहब, और आप जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अभाव में आपने स्ट्रगल किया। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल ये सत्य है। कभी हाई स्कूल इंटर तक हमें कभी ट्यूशन कोचिंग नहीं मिल पाया क्योंकि पिताजी के पास उतने संसाधन नहीं थे और वो क्लर्क थे हिंदी डिपार्टमेंट में। बड़ी मुश्किल से घर की गृहस्थी चलती थी और मैं टीन के कमरे में रह करके MBBS किया। और न जाने कितने मित्र मेरे जब MBBS के दौरान आते थे मेरे घर, तो वो दोबारा मेरे घर नहीं आते थे क्योंकि उनको मेरा घर टीन वाला दिखता था, तो वो दोबारा मुझसे मित्रता भी तोड़ देते थे। बाद में अलग बात है कि सिलेक्शन के बाद वो रिश्ते भी लेके आने लगे। तो ये सब चीज़ें पार्ट होती हैं लाइफ की, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है मेरी सफलता का सबसे बड़ा कारण मेरे वो दिन थे। अच्छा सर, क्या वो दौर आपको याद आते हैं या AC में रह के भूल चुके हैं? क्या बात करें भाई, बहुत आपने अच्छा भाई साहब। आज मैं मैं अपने गांव से जुड़ा हूं और गांव में के जस्ट बगल में हमने एक अपना सब सेंटर बनाया है इसी नाम से। प्रतापगढ़ के रहने वाला हूँ, रानीगंज तहसील का गांव भैसौना नाम है, उसके बिल्कुल बगल में एक सब सेंटर बनाया है। हर हफ्ते मेरी वाइफ जाती है वहाँ पे, तो वहाँ पे टोटल लगभग 15 स्टाफ हैं हमारे, नारायण सिंह हॉस्पिटल के नाम से ही है। और हर 15 दिन पे मैं जा रहा हूँ, पहले मैं हर हफ्ते जाता था, और जिसकी वजह से मैं गांव जाता हूँ ज़रूर, सबसे मिलना होता है और बच्चों को भी लेके जाता हूँ हर महीने, जिससे उनको गांव की पूरी परवरिश, जीवन शैली, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की बोली, वहाँ फसलें कैसे उगती हैं, वो सब उनको पता हो। यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पे मैं खुद खेत में वहाँ पे खाद खोदना, भरना और ले जा कर के खेत में डालना, वो भी करने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि वो बच्चों को भी पता चले और हमारा भी उससे एक लगाव सा बना रहे। तो आज के मॉडर्न युग की जिसकी आप बातें कह रहे हैं, वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खुशी वहाँ मिलती है। तो पूरा लगाव है, पूरा जुड़ाव आज भी बना हुआ है। डॉक्टर साहब, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। और आखिरी में जो गरीब आपको दिखाना चाहें तो उनके लिए क्या संदेश है और क्या कहना चाहेंगे, किस दिन आए आपसे मिलने और जिससे उनको फ़ायदा हो? भाई साहब देखिए, अगर यदि रियल में कोई गरीब है हकीकत में, तो वो किसी भी दिन आ सकता है। वो अपना यहाँ पे एक ये लिख करके अगर देता है कि मैं BPL हूँ, तो हम लोग उसे निःशुल्क देख सकते हैं। वैसे हमने मंगलवार का दिन पिछले 17 सालों से भाई साहब OPD के लिए फ्री कर रखा है और उस दिन पिछले 17 सालों से बहुत से मरीजों को ये पता है, वो आते हैं और निःशुल्क दिखाते हैं। दूर दूर से आते हैं, कुछ बांदा से, कुछ खागा से, कुछ चित्रकूट से, प्रतापगढ़ से। तो मंगलवार का दिन तो बिल्कुल उनके लिए ही नियत है, जो हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक निःशुल्क देखते हैं। उन्हें कोई फीस नहीं लगती।
बाकी अगर किसी भी दिन आना चाहें आ सकते हैं, पहला। दूसरा, अगर वो रियल में गरीब हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई आप जितना हमसे मैक्सिमम हो सकता है वो हम लोग करने का प्रयास, दवा में कंसेशन, जांच में, बेड में, ऑपरेशन में, सब चीज़ों में, यहाँ तक कि वो सरकारी रेट में, जो सरकारी रेट पड़ता है उस रेट में हम उन्हें सर्विसेज देने को हमेशा तत्पर रहते हैं। और प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं कि ये विचारधारा हमारी हमेशा बनी रहे। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ये थी डॉक्टर राजीव सर से छोटी सी बातचीत। आप लोग क्या सोचते हैं, जिस तरह से ये निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा कर रहे हैं, जहाँ तक इस तरह से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो गरीबों को निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।